अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और सेकंड टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी हम कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के और जैसे ये कंप्लीट होंगे तो हम फिर न्यूमेरिक स्टार्ट कर लेंगे। आज देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज पर ही था। आज देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। फर्स्ट टाइप मेरे पास है डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की जब बात होती है तो हमें एक जो मेजर टाइप नज़र आते हुए डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज a bill of exchange in which always accompanied by a supporting documents which confirm the authenticity of trade or transaction that has taken place between the seller and buyer is called documentary bill. The documents may include but not restricted to invoices, receipts, bill of lading, railway bill, etc. कोई भी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज हो जिसकी बैक सपोर्ट, या आप कह सकते हैं कि जो जिसके साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, कोई रिटर्न ऑर्डर हो, कोई रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट हो, तो उसे कहा जाएगा डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे आपको कहा गया विच कन्फर्म्स द अथेंटिसिटी ऑफ ट्रेड और ट्रांजेक्शन। कोई भी ऐसा साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच हो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ जो क्लियर कर दे, अथेंटिकेट करे कि हाँ ये दो पर्सनस के दरमियान सेल या ट्रेड हुई है। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो साथ, वो लीगल हो सकते हैं, वो कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वो कोई डिसाइडेड कोई डीड हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, जो अथेंटिसिटी को क्लियर करे कि हाँ डाउट ना रहे कि ट्रांजैक्शन रियल है, फेक नहीं है। तो ऐसे बिल को कहा जाएगा डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कोई भी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी ऐसा अनकंडीशनल ऑर्डर जिसके साथ कोई डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, अटैच हो, इसे कहा जाएगा डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सेकंड पॉइंट मेरे पास है, टाइप हो सकती है डिमांड बिल। A bill which is payable on demand or when presented or at the site is called the demand bill. A demand bill doesn't have a due date or time specifically mentioned for the payment, and hence the payment can be made when the bill is presented. आपने बिल ऑफ एक्सचेंज जब पढ़ा तो आपने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज पे डेट, बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रोफाइल, बिल ऑफ एक्सचेंज का स्टेटस। तो कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे भी होते हैं जिस पर कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, ओपन होते हैं। मेच्योरिटी डेट जब नहीं है तो फिर उससे पहले किसी भी टाइम उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। जब भी सेलर को पेमेंट चाहिए तो वो डिमांड करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करेगा और अपनी पेमेंट डिमांड करेगा, लेकिन उस पर कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं डिमांड बिल। यानी पहला पॉइंट हमने लिया डॉक्यूमेंट्री, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटर्न प्रूफ, कोई भी आप कह सकते हैं कि इनवॉइस अटैच हो जो क्लियर कर दे कि हाँ ट्रेड हुई है, ट्रेड डॉक्यूमेंट हो साथ। इसी तरह डिमांड बिल पे जब बात आती है तो इस पे डेट नहीं होती। जब भी डिमांड करेगा सेलर, हमने ड्राई और पेई पे बात की, तो जब भी डिमांड करेगा तो उसको पेमेंट की जाएगी। इसी तरह थर्ड पॉइंट मेरे पास है यूजेंस बिल। और यूजेंस बिल की जब बात आती है तो यहाँ ड्राई को कोई टर्म या कोई डिस्काउंट या कोई स्टैंडर्ड टर्म अलाउ होता है। दिस इज़ आल्सो टर्म्ड एज द टाइम बिल, विच मीन्स इट इज़ द बिल विच हैज़ स्पेसिफिकली मैंशन द टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट ऑन इट। इसे कहा जाएगा यूजेंस। यूजेंस का क्या मतलब हुआ, जिस बिल पे टाइम पीरियड हो, अलाउ हो कि विद इन फॉर एग्जांपल 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, 10 तारीख कही, 20 कह दी जाए, 25 की तारीख कह दी जाए, जून 1 कह दी जाए, जून 15, कोई भी मेंशन डेट हो, क्लियर रहे कि जैसे ये डेट आएगी तो यहाँ पेमेंट करनी है आप, तो इसे कहा जाएगा यूजेंस बिल।
यूजेंस बिल की एक और कंडीशन भी है कि यहाँ कोई ना कोई स्टैंडर्ड टर्म भी अलाउ होता है साथ। यानी जैसे हम देखते हैं कि एक पर्सन ने अगर पेमेंट देनी है 2 महीनों में, उसके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसाइडेड हुआ कि कहता है कि आज ट्रेड हो रही है तो दो आफ्टर 60 डेज़ में पेमेंट करूँगा। अब 60 डेज़ के साथ आप एक और टर्म भी उसे दे देते हो कि अगर तुम 30 डेज़ में मुझे पेमेंट कर दो तो मैं 2% डिस्काउंट भी दूँ, 2% डिस्काउंट आपको ऑफर है। जैसे 210 एंड 60 है, 230 एंड 60 हो जाएगा। फिर कि अगर 30 डेज़ में आप पेमेंट करेंगे 2% डिस्काउंट होगा। टोटल एन कितने थे? 60। 230 एंड 60 से कहा जाता है स्टैंडर्ड टर्म। तो कोई भी ऐसा बिल जिस पे टाइम पीरियड अवेलेबल हो, टाइम पीरियड शो किया जाए, टाइम पीरियड रिटर्न हो, राइट अप किया जाए, क्लियर, और साथ स्टैंडर्ड टर्म भी दे दिया जाए, कोई डिस्काउंट ऑफर भी साथ अलाउ हो ताकि पेमेंट हो, अगर जल्द आपको चाहिए या पेमेंट जल्द मिल सकती है तो आप उसके लिए एक डिस्काउंट साथ दे देते हो। यानी आप अगर किसी के साथ ट्रेड करते हैं और वहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज राइट अप किया जाता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे आप सेलर क्या करेंगे, उसे साथ एक डिस्काउंट ऑफर करेंगे कि आपने 30-60 डेज़ का सा हमारा एग्रीमेंट हुआ है, अल्टीमेट टाइम 60 डेज़ है, लेकिन अगर आप 30 डेज़ में मुझे पेमेंट कर दें तो मैं आपको या हमारी फर्म आपको 2% डिस्काउंट देगी। तो जितनी पेमेंट करनी है उस पर 2% डिस्काउंट, ये आ जाता है स्टैंडर्ड। इसे कहा जाता है यूजेंस बिल। इसी तरह इनलैंड बिल्स, इनलैंड कहा जाता है कि विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री अगर बिल हो। एक इंडियन हमने एग्जांपल भी यहाँ रखी, अ बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल ओनली इन इंडिया, or a bill that is drawn by an Indian resident table in India or any other country is termed an inland bill. Inland bill is a quite opposite of foreign bill. कोई भी ऐसा बिल जो किसी स्टेट में, किसी कंट्री में सिर्फ ट्रेड हो सके, पाकिस्तान में अगर ट्रेड होगा तो आप कहेंगे इनलैंड है। इसी तरह ट्रेड आपने फॉरेन ट्रेड कोई की है, किसी और कंट्री के साथ ट्रेड हुई और बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल जो राइट अप किया गया, इशू हुआ, वो किसी और कंट्री को हुआ तो ये फिर फॉरेन बिल हो जाएगा। तो इनलैंड बिल किसी भी स्टेट की ज्यूरिडिक्शन में, किसी भी कंट्री में अगर कोई ट्रेड हुई हो विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कंट्री तो आप इसे कहेंगे इनलैंड बिल्स। शॉर्ट नोट हैं ये हमारे पास। इसी तरह क्लीन बिल, a bill without documents of proof is called clean bill. Clean bill charge higher interest rate than the other documentary bill since there are no documents involved. क्लीन बिल की जब बात आती है तो यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच नहीं किया जाता। मीन्स कि वो डिटेल हो, BOQ हो, आप कह सकते हैं कि कोई सेल ऑर्डर, सेल इनवाइसेस, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ साथ अटैच नहीं होता। ये क्लीन बिल होते हैं। यहाँ सिर्फ एक ट्रस्ट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट हाईएस्ट इंटरेस्ट होते हैं इनमें, क्योंकि यहाँ अगर चांसेस क्योंकि ज़्यादा होते हैं डिफ़ॉल्टर्स के, बैड डेट्स के, तो ऐसे चांसेस ज़्यादा होने की वजह से यह इंटरेस्ट हाईएस्ट रखा जाता है, सेलर की तरफ से चार्ज किया जाता है। तो ऐसे कहा जाएगा क्लीन बिल। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप हो सकती है, वो फॉरेन बिल। जैसे हमने इनलैंड कहा, या इनलैंड के अपोजिट है फॉरेन। तो a bill of exchange bound to be paid outside of India is called foreign bill. The bill of exchange which is out of the India है तो आप इसे out of country भी कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री, ठीक है, तो इज कॉल्ड फॉरेन बिल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एन इनलैंड बिल इज टर्म्ड एज फॉरेन बिल। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सपोर्ट बिल एंड इंपोर्ट बिल। फॉरेन बिल ये है कि जो किसी और कंट्री के साथ आपकी डील हुई है, ट्रेड हुई, चाहे वो एक्सपोर्ट हुई हो चाहे इंपोर्ट हुई हो। अब और दूसरी कंट्री है, वो फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंट्री है, उसके साथ ट्रेड हो गई, वहाँ कोई बिल आपने राइट अप किए, इशू किए, तो ड्रार और ड्राई बने, तो इसे कहा जाएगा फॉरेन बिल। फॉरेन बिल की दो टाइप हो सकते हैं। एक है एक्सपोर्ट बिल। एक्सपोर्ट बिल ये है कि अ बिल ड्रॉन फॉर द पार्टली आउटसाइड ऑफ इंडिया विच इज़ ड्रॉन बाय एन एक्सपोर्टर इज टर्म्ड एज एन एक्सपोर्ट बिल। कोई भी कंट्री आप अगर मीन्स के किसी और कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स के प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा एक्सपोर्ट बिल। इसी तरह इंपोर्ट बिल है कि कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, बिल विच इज़ डन आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड ऑफ कंट्री, country by an exporter is called import bill. This bill is issued for importers, और ये importers के लिए ये बिल इशू होता है। कंट्रीज इंपोर्टर आप कह सकते हैं यहाँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे।
फ़ॉरेन बिल की बात हुई तो फ़ॉरेन बिल में हमने कहा कि कोई भी ऐसा बिल जो किसी और कंट्री के साथ साइन किया जाए, डील किया जाए, उसे आप कहेंगे फ़ॉरेन बिल। फ़ॉरेन में एक होता है एक्सपोर्ट बिल, कि कोई भी ऐसा बिल जो एक्सपोर्टर ड्रा करे। एक्सपोर्टर किसे कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जो सेलर है, सप्लायर। ठीक है, आप प्रोडक्ट पाकिस्तान से अगर बाहर जा रहे हैं तो पाकिस्तान एक्सपोर्टर होगा। इसी तरह इंपोर्ट बिल है कि आप प्रोडक्ट किसी और कंट्री से ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब प्रोडक्ट आ रहा है आपकी कंट्री में तो आप इंपोर्टर इशू करेगा, ये इंपोर्ट बिल होगा। ये हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ हमने शॉर्ट टाइप्स देखे। एकोमोडेशन बिल, whenever a bill is accepted or drawn or endorsed regardless of any condition is termed as accommodation bill। कोई भी ऐसा बिल एक्सेप्ट कर लिया जाए या ड्रा किया जाए या एंडोर्समेंट उसकी की जाए, कोई कंडीशन उसके साथ ना हो। वैसे हमने कहा था कि अनकंडीशनल है तो एक टाइप ले सकते हैं हम अकोमोडेशन बिल के। कोई भी बिल जब फाइनलाइज हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, आप कह सकते हैं कि अकोमोडेट कर लिया जाए, यानी सेलर इशू करता है और बायर जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्टेंस होगी, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज के में एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्ट कर, लेकिन कोई उसने यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, कोई डिस्काउंट नहीं मांगा गया, तो इसे आप कहेंगे अकोमोडेशन बिल। इसी तरह हो सकता है ट्रेड बिल। A bill which is drawn for the purpose of trade order transaction is termed as trade bill. Trade bill are common in case of international trading. हम इसकी ऑलरेडी टाइप ले चुके हैं। एक्सपोर्ट बिल हों, सॉरी फॉरेन बिल्स हों, या कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड में आप इन्वॉल्व हैं और ट्रेड बिल इशू हो रहे हैं, तो ये सेम ही है फॉरेन बिल के। ट्रेड बिल और फॉरेन बिल हम सेम ले रहे हैं। इसी तरह एक और टाइप हो सकती है फिक्टिशियस बिल्स। when the name of the drawer or pay or both are fictitious, यानी ड्रॉर और या पे जो ओरिजिनल हैं, जो आप कह सकते हैं कि पेरेंट ड्रॉर या पे हैं, उनके नेम जो प्रिंसिपल जो हैं ड्रॉर और पे, उनके नेम यहाँ fictitious होते हैं। द बिल इज़ कॉल्ड fictitious bill। द वर्ड fictitious means a non-existing person and a pretended person such that a person other than the actual person intended by the parties। जो एक्चुअल पार्टी है, एक्चुअल पर्सन है, जो एक्चुअल जो सेलर है या एक्चुअल बायर है, उनके नाम बिल्स पे शो नहीं किए जाते, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम शो किए जाते हैं। जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हो आपकी ट्रेड को, आपके वर्कर्स, आपके एजेंट्स, उनके नाम दिए जाते हैं। यानी कंपनी के एजेंट्स हैं, एजेंसी आपने ओपन की हुई है, कंसाइनमेंट है, तो वहाँ क्या होगा, इसे कहा जाता है फिक्टिशियस बिल के। जो रियल ओनर होते हैं उनके नाम यहाँ नहीं शो किए जाते। इसी तरह हुंडी है जिसकी कोई लीगल वैल्यू या वर्थ नहीं है हुंडीज़ की। These are the promissory notes and bill of exchange which are indigenous in the nature that is usually used for agricultural financing and inland trade। ये एक चिट की तरह है कि एक बिल इशू कर दिया जाता है इदारों की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, कि उस पर फॉर एग्जाम्पल अमाउंट लिख दिया जाएगा कि वो जैसे जो पर्सन फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वहाँ सेल किया है उसने, और उसको एक बायर की तरफ से एक बिल दे दिया गया है जो परचेस कर रहा है। तो अब बिल या सेलर ने एक बिल इशू किया, बायर को बिल इशू किया, तो अब पेमेंट जो है ये एक चिट होगी, इनवाइस पे होगी। इसकी लीगल कोई भी आप देखते हो कि एक प्रॉमिस होता है कि इस डेट पे फ़लाँ पर्सन या फ़लाँ इदारा या फ़लाँ आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पेमेंट करेगा। ये एक रिटर्न दो लोगों के दरमियान, इंस्टीट्यूट के दरमियान, तो पर्सनस के दरमियान एक डील हो जाती है जिसको लीगली सू नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमने इसे कहा कि ये प्रॉमिसरी नोट की तरह और इंडिजिनस हैं। दीज आर द इंडिजिनस इन नेचर। ये अपनी की नेचर देखी जाए तो इंडिजिनस नेचर के होते हैं। ये इनलैंड ट्रेड पे यूज़ होते हैं। यानी एक बैंक के पास कोई बंदा जाता है, उस पेमेंट दे देता है, वहाँ जमा करवा लेते हैं। इसका रेट जो है लीगल रेट से कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम नज़र आता है यहाँ। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कोई पेमेंट हो जो लीगल चैनल से ट्रांसफ़र ना की जाए, जिसको बैंकिंग चैनल से बैंकिंग अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र ना किया जाए, तो वह हुंडीज़ फिर काम कर रहे होते हैं। यानी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दो पर्सनस के दरमियान एग्रीमेंट के, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर एक पर्सन बैंक के पास जाता है और बैंक को कुछ पैसे अमाउंट डिपॉजिट कर देता है, अब वो अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर रहा, वो बैंक को दे रहा है। अब बैंक वहाँ से उसको एक रिसीट दे देगा किसी और स्टेट में, किसी और प्लेस पे, या आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट या लोकेशन पे कि बैंक की ये चिट होगी। अब यहाँ से ये पर्सन जब किसी और
जगह जाता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट जाता है या शहर जाता है, तो वहाँ ये उस बैंक में जाके चिट देगा, वो इसे पेमेंट दे देंगे। तो इस तरह इसकी पेमेंट सिक्योर वे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन ये लीगल नहीं है, यहाँ लीगैलिटी नज़र नहीं आती। तो हुंडीज़ व्हील ऑफ एक्सचेंज भी नज़र आते हैं जो इनलैंड ट्रेड के लिए और एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, और ये इंडिजिनस होते हैं, इनकी नेचर देखी जाए तो इंडिजिनस नेचर के ये बिल हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसी तरह सेकंड हमारे पास एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में जो देख रहे हैं, तो हम शॉर्ट नोट भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा इसके बाद जो फोकस होगा वो न्यूमेरिक पे होगा। तो अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। एक प्रॉमिसरी नोट जो एक प्रॉमिस होता है लोगों के दरमियान, पार्टीज़ के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान, तो उसमें और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। पहला हो गया नंबर ऑफ पार्टीज़, ओनली टू पार्टीज मेकर ऑफ द नोट एंड पे। इन प्रॉमिसरी नोट में अगर देखा जाए दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है मेकर, मेकर मीन्स जो प्रॉमिस बना रहा होता है, राइट अप करता है। पे वो जो जिसको पेमेंट जानी होती है। तो ये हो गया आप प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप पढ़ चुके हैं ड्रॉ, ड्राई एंड पे, तो थ्री पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। पहला डिफरेंस मेकर एंड पे। मेकर कैन नॉट बी द पे। एक वह है कि प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर है वो पे नहीं हो सकता। इसी तरह अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर एंड द पे मे बी वन, ड्रॉर और पे को देखे जाए तो ये एक हो सकते हैं, दोनों हम सेम कह सकते हैं। प्रॉमिस एंड ऑर्डर, प्रॉमिस टू मेक पेमेंट एंड ऑर्डर फॉर द मेकिंग पेमेंट, ये फ़र्क है। प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिस किया जाता है सिर्फ कि हाँ पेमेंट की जाएगी, मीन्स कि ये सिर्फ एक प्रॉमिस है। लेकिन आप अब बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा कि ये ऑर्डर है, आप इसको जब भी पेमेंट टाइम आएगा आप ऑर्डर प्रेजेंट करके पेमेंट ले सकेंगे और कोर्ट में जा सकते हैं अगर पेमेंट ना की जाए। एक्सेप्टेंस रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस एज इट इज़ साइंड बाय द पर्सन हु लायबल टू पे। यहाँ कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ जैसे प्रॉमिस हो गया है तो वो उसी वक्त ही उसको कंसीडर किया जाएगा, फाइनल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब बिल ऑफ एक्सचेंज में जाए, ड्रॉर इज़ अ क्रेडिटर सो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्राई बिफोर प्रेजेंटिंग टू द पेमेंट। और फिर ड्रॉर जो है वो क्रेडिटर क्योंकि होता है, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। जब तक एक्सेप्टेंस ना हो बिल ऑफ एक्सचेंज फर्दर मूव नहीं हो सकता। लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेचर ऑफ लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज़ प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। और मेकर की लाइबिलिटी जो है वो प्राइमरी है, प्राइमरी लाइबिलिटी मेकर पे आती है। जब प्रॉमिसरी नोट में आप जाते हो तो प्राइमरी लाइबिलिटी क्योंकि वो वादा कर रहा है, सारी लाइबिलिटी उसी पर ही आएगी। मेक कर रहा है, प्रॉमिस बना रहा है, प्रॉमिस डिसाइड हुआ, प्रॉमिस किया उसने कि मैं आपको ये पेमेंट इस टाइम पे दूंगा, इस टाइम पे कर दूंगा। पेएबल की कंडीशन है, अकाउंट पेएबल है। और आप अगर इसमें जाएं बिल ऑफ एक्सचेंज में दें, द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। यहाँ ड्रॉर की लाइबिलिटी जो है वो सेकेंडरी है, वो कंडीशनल है। यहाँ ड्रॉर पे वो तमाम लाइबिलिटी नहीं होती क्योंकि तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, ड्रॉर, ड्राई एंड पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर। देखें बिल ऑफ एक्सचेंज जब डिसऑनर हो जाते हैं या प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर कंडीशन जब बन जाती है तो नो नोटिस इज़ नेसेसरी टू मेकर। यहाँ मेकर को कोई नोटिस नहीं दिया जाता। इसी तरह के नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, पेएबल नहीं रहेगा, डिसऑनर हो जाएगा, तो नोटिस देना ज़रूरी होगा होल्डर की तरफ से। होल्डर ज़रूर नोटिस देगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपायर हो चुका, या ये अब यूजेबल नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम इसके साथ। डिसऑनर की कोई भी कंडीशन हो सकती है जो लीगली डिसऑनर अगर हो जाए तो उसे आप नोटिस देना होगा होल्डर को। होल्डर बाकी पार्टीज़ को, दो पार्टीज़ को नोटिस देगा, जिसके पास वो बिल है वो नोटिस करेगा। इसी तरह जो प्रॉमिसरी नोट है, यहाँ नोटिस देना नहीं है कि प्रॉमिस है, और प्रॉमिस में नो नोटिस इज़ नेसेसरी टू दी मेकर। ठीक है, मेकर को कोई भी यहाँ नोटिस नहीं जाना, ज़रूरी नहीं है कि नोटिस किया जाए। ये हमारे पास आप बुक में पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैं चैप्टर शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये आज टॉपिक थे, हमने दो टॉपिक देखे शॉर्ट नोट। एक फर्स्ट टॉपिक हमारा रहा टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड टॉपिक रहा डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये कुछ नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट है, बुक में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं
कि बिल ऑफ एक्सचेंज देखें, यहाँ कंपनी नेम लिखा गया, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज MSHM पब्लिकेशन, एड्रेस दे दिया गया, डेट दे दी गई है, ठीक है, इशू डेट। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पे द सम ऑफ ₹2000 टू अस ऑन ऑर्डर ऑफ 2 months ऑफ द डेट ऑफ दिस बिल। बिल की डेट 20 फरवरी है, मार्च और अप्रैल 20 अप्रैल 2021 या 20 अप्रैल 2018 को ये बिल अब इसकी पेमेंट होनी चाहिए। किसको दिया गया है? MS राजदीप नाम यहाँ लिखा गया है और कानपुर का नाम, ये एड्रेस दे दिया गया, इसको दिया गया, ये पेमेंट करेगा आप, ठीक है। पेएबल है, रिसीवेबल कौन हो गया? और ये पार्टनर्स हैं फॉर HM पब्लिकेशंस, पार्टनरशिप फर्म है, इनको पेमेंट करनी होगी MS राजदीप एड्रेस दे दिया गया। तो ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी तरह अगर प्रॉमिसरी नोट पे बात करें, जो एक रिटर्न प्रॉमिस होता है, सिर्फ यहाँ प्रॉमिसरी नोट, एक नोट रिटर्न कर दिया गया, बस प्रॉमिसरी नोट है। 2 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे MS सिंह एंड कंपनी, कि हम ये प्रॉमिस कर रहे पर्सन, प्रॉमिसरी नोट लिख के दे रहा है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, एंड कंपनी ऑर्डर द सम ऑफ ₹500 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। ये जो वैल्यू मैंने पेमेंट करनी है ₹500, 5% इंटरेस्ट के साथ मैं पे करूँगा, ठीक है। तो किसने ये प्रॉमिस यहाँ कर दिया? 2 पार्टीज़ हैं। यहाँ आपके पास श्याम लाल का नाम दे दिया गया है, ये कंपनी नेम है सारा, इन्होंने पेमेंट करनी होगी किसको? MS सिंह को, क्लियर। तो ये हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिसरी नोट में हमने डिफरेंस क्लियर किया। पहला डिफरेंस पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर और पे इन्वॉल्व होते हैं, और आप प्रॉमिसरी नोट में जाएं तो सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर है, पे और ड्रॉई इन्वॉल्व हैं। प्रॉमिस एंड ऑर्डर पे बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एक सिंपल प्रॉमिस है। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में जाएं तो वो ऑर्डर है, ऑन डिमांड भी पेमेंट आपको करनी होगी, या ऑर्डर है, जब ऑर्डर डेट कंप्लीट आएगी, यूजनेस होगी तो पेमेंट करनी होगी। एक्सेप्टेंस पे बात आए जो, तो यहाँ कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, किसी ने प्रॉमिस कर लिया है तो उसको वही एक्सेप्टेड है। यहाँ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। बिल ऑफ एक्सचेंज जब होगा तो आप ज़रूर एक्सेप्टेंस लेनी होगी। बिल ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र के बाद एक्सेप्टेंस आएगी, एक्सेप्टेंस के बाद जो सेलर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एंट्री पास करेगा। नेचर ऑफ लाइबिलिटी पे आए तो लाइबिलिटी ऑफ द मेकर इज़ प्राइमरी, ठीक हो गया। तो यहाँ मेकर की लाइबिलिटी मेकर पे आ जाती है सारी, और बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाएं तो ड्रॉर पे सेकेंडरी, क्योंकि 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। नोटिस ऑफ डिसऑनर पे आप आ जाएं तो यहाँ कोई नोटिस नहीं होता, और यहाँ डिसऑनर नोटिस ज़रूर देना होता है कि अगर बिल डिसऑनर हो जाए या कोई उसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम हो, या एक्सपायर हो जाए, मेच्योरिटी टाइम गुजर जाए या कोई और इशू, तो वहाँ डिसऑनर नोटिस देना ज़रूरी है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम इशू हो तो ज़रूर बताना है मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।